हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक के बारे में या राजनीतिक विचारक के बारे में जिसका नाम है आपका प्लेटो, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। एक थिंकर है, एक विचारक है, एक दार्शनिक है प्लेटो। और सबसे पहले जानते हैं प्लेटो का जो जन्म होता है वो कब और कहाँ होता है। तो उनका जन्म 427 बीसी में उनका जन्म होता है और 347 बीसी तक उनका टाइम पीरियड रहता है। किसका? प्लेटो का। तो हमने जाना प्लेटो का जन्म हुआ था 427 बीसी में और उनकी मृत्यु होती है आपकी कब? 347 बीसी में। दूसरा हमारे पास आता है कि प्लेटो कहाँ के रहने वाले थे। तो प्लेटो जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? आपके ग्रीक से रहने वाले थे। ग्रीक यानी जिसे यूनान के नाम से भी उस समय जाना जाता था। तो यूनान एक बहुत बड़ा शहर, एक बहुत बड़ा सिटी था और इसका एक छोटा सा पार्ट था आपका, एक छोटा सा सिटी स्टेट यानी एक छोटा सा जिसे राज्य कहो या एक जगह कहो, जिसका नाम था आपका एथेंस। तो प्लेटो थे आपके एथेंस से रहने वाले थे और प्लेटो। तीसरा आता है प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम था आपका क्या? सुकरात। क्या था प्लेटो के गुरु का नाम? सुकरात। एंड सुकरात के जो शिष्य हुए उनका नाम था प्लेटो। प्लेटो के जो शिष्य हुए उनका नाम था आपका अरस्तु और अरस्तु के जो शिष्य थे उनका नाम था सिकंदर। तो ये कड़ी में हम इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में आते हैं सुकरात, सुकरात के बाद आते हैं प्लेटो और प्लेटो के बाद आते हैं अरस्तु, अरस्तु के बाद आते हैं सिकंदर। तो SPAS से हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरा आता है प्लेटो। आप हिंदी में देखते हैं तो प्लेटो का जो जन्म है वो 427 बीसी से 347 बीसी तक उनका टाइम पीरियड माना जाता है, यानी इन हिंदी की समय काल माना जाता है। किसका? प्लेटो का। दूसरा, यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यूनान में एक छोटी सी जगह है, उसका नाम था एथेंस। तो यहाँ से प्लेटो बिलोंग करते थे। सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर। ओके। तीसरा आता है यहाँ पे कि प्लेटो जो थे उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति थी कहाँ की? एथेंस की। तो इससे काफी ज्यादा प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि एथेंस जो था एक युद्ध हुआ था वहां पे जिसका नाम था पेलोपोनेशियन वॉर। तो इस युद्ध में जो एथेंस थे वो आपका स्पार्टा से हार जाता है एथेंस। तो प्लेटो का मानना था कि उनका देश में उनकी देश की ऐसी कौन सी पद्धति थी, ऐसी कौन सी शिक्षा पद्धति थी, ऐसी क्या कमी थी कि वो आपका स्पार्टा से वॉर में हार जाता है। तो इस कारण से प्लेटो ने अपने जितने भी सिद्धांत दिए वो आपके एथेंस को देख के ही दिए। जैसे कि शिक्षा पद्धति का सिद्धांत था, उसमें बहुत सारे जो आइडियाज थे प्लेटो ने स्पार्टा की शिक्षा पद्धति से ली थी। वहां पे जो सैनिक शिक्षा दी जाती थी अलग से स्पार्टा में। तो इस कारण से जो स्पार्टा था वो युद्ध में जीत जाता है। तो प्लेटो ने सबसे पहला चेंज किया उनकी शिक्षा पद्धति में। तो इस कारण से प्लेटो पर वहां के जो प्रभाव पड़ा, एथेंस की जो अशांति की जो परिस्थितियां थी उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसके कारण वो अपने उस टाइम में एक न्यायपूर्ण समाज की खोज और एक आदर्श समाज की खोज में आगे निकल पड़ते हैं। कौन? प्लेटो। क्यों? क्योंकि एथेंस जो था स्पार्टा से वॉर में हार गया था और वॉर का नाम था आपका पेलोपोनेशियन वॉर, जिसमें कि स्पार्टा ने एथेंस को पराजित किया था और प्लेटो जो थे एथेंस की पराजय के जो कारण थे उसको जाना जाता था। और इस चरण को उन्होंने क्या बताया कि यूनान के इतिहास का सबसे अशांत चरण है। ओके। फिर ये हमने देख लिया प्लेटो। आप जानते हैं प्लेटो को मेनली क्यों जाना जाता है, हम प्लेटो को क्यों याद करते हैं। तो पहले थे उनके राजनीतिक जो भी विचार है, उनके राजनीतिक जो भी दर्शन है उसके कारण प्लेटो को मेनली जाना जाता है। उनके राजनीतिक विचार के कारण, उनके जो आइडियाज थे उसके कारण उसको जाना जाता है। और जो भी आपके नींव पड़ी राजनीतिक सिद्धांत की नींव सबसे पहले दुनिया में पड़ती है कहाँ पे? यूनान से ही। पॉलिटिकल जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो आपकी यूनान से ही स्टार्ट होती है। जो पश्चिमी राजनीतिक जो विचारक है वो सभी यूनान से ही स्टार्ट होते हैं। तो यूनान में जितनी भी राजनीतिक जो सिद्धांत की जो नींव पड़ी थी वो प्लेटो से ही पड़ी थी। क्यों?
क्योंकि प्लेटो से प्रभावित होकर बहुत सारे विचारकों ने बाद में अपने आइडियाज दिए, अपने विचार प्लेटो को ध्यान में रख के, प्लेटो के जो प्रभावित होके उनसे ही अपना विचार दिया। तो इस कारण से प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक भी कहा जाता है। किसमें? पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक दर्शन का जनक यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी का जनक किसको माना जाता है? प्लेटो को। और राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है वो माना जाता है अरस्तु को। क्यों? प्लेटो को क्यों नहीं माना गया? जबकि जो प्लेटो थे वो आपके अरस्तु से पहले आए थे। ओके, क्योंकि प्लेटो के जो आइडियाज थे आपके काफी यूटोपियन थे, काफी आदर्शवादी थे, काफी यूटोपियन थे। वो प्रैक्टिकली बेस्ड नहीं थे, वो ऐसा चाहते थे, मतलब रियल में क्या है के बजाय कि क्या होना चाहिए, आदर्शवादी कल्पनावादी थे। और वो एक नैतिक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने व्यवहारिकता पे कुछ भी बल नहीं दिया, प्रैक्टिकल पे कुछ भी बल नहीं दिया। तो इस कारण से जो प्लेटो है उनको पॉलिटिकल जो साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उसका जनक नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके जो आइडियाज थे वो आपके प्रैक्टिकल नहीं थे, साइंटिफिक नहीं थे। इस कारण से हम प्लेटो को राजनीतिक विज्ञान का पिता नहीं कहते हैं और अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि उनके जो आइडियाज थे काफी प्रैक्टिकल थे, काफी व्यवहारिक थे और साइंटिफिक थे, यानी साइंस पे बेस्ड थे, सिस्टम के हिसाब से थे, यानी तथ्य मूल्य इसमें सब शामिल किया गया था अरस्तु के विचार में। इस कारण से जो राजनीतिक विज्ञान का जनक मानते हैं अरस्तु को और राजनीतिक फिलॉसफी यानी दर्शन का जनक माना जाता है प्लेटो को। तीसरा आता है कि जो प्लेटो थे उनको क्यों जाना जाता है? उनके आदर्शवाद के कारण। जैसे कि उनका जो आदर्शवाद था वो था उनका दार्शनिक आदर्शवाद। दार्शनिक आदर्शवाद का मतलब है जो कि आदर्शवादी जितने भी विचारक होते हैं वो किस पे बल देते हैं? आपके नैतिकता के पे बल देते हैं, युद्ध पे बल नहीं देते हैं। युद्ध पे बल कौन देता है? यथार्थवादी विचारक। जैसे आपने पढ़ा होगा मॉर्गेनथाउ का विचार, मैकियावेली का विचार। तो जो आदर्शवादी विचारक है उनका कहना था कि दुनिया में शांति और मानव स्वभाव काफी शांत है, शांति पे काफी बल रहते हैं, कल्पनावादी होते हैं और हिंसा पे बिल्कुल भी बल नहीं देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स जो कि रक्तहीन क्रांति की बात करते हैं। तो आदर्शवादी जो है वो आपके शांति पे बल देते हैं आपके और नैतिकता पे बल देते हैं आदर्शवादी विचारक। और इसका मानना, इनका जो आइडियाज होता है काफी कल्पना पे आधारित होता है, वो आपका व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल नहीं होता है। तीसरा है कि जो आदर्शवादी विचारक है उनका मानना होता है क्या है के बजाय इस पे क्या है इस पे वो ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इस पे ध्यान देंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए, लोग ऐसा होना चाहिए। मतलब कल्पना है उनकी, एक कोरी कल्पना। तो इसलिए प्लेटो को यूटोपियन विचार या कल्पनावादी विचार भी कहा जाता है। तो कल्पनावादी जो विचार, जो जितना भी दर्शन है राजनीति विज्ञान में, वो भी आपका पश्चिम में चाहे और वो सभी आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? वो प्लेटो से ही स्टार्ट माना जाता है। फिर आता है कि प्लेटो की जो शिक्षण संस्थान था उसका नाम क्या था? प्लेटो के शिक्षण संस्थान का नाम था आपका अकादमी, यानी उनका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था उसका नाम क्या था? अकादमी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और दूसरी ओर अरस्तु का जो इंस्टीट्यूशन था उसका नाम था आपका क्या? लीसियम। तो इन्होंने अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी स्थापित किए थे। कहाँ पे? यूनान में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्लेटो का जो जन्म होता है 427 बीसी में होता है और 347 बीसी में कहाँ पे होता है? यूनान में और एथेंस में इनका जन्म हुआ था। दूसरा हमने देखा कि ये सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो किसके शिष्य थे? आपके सुकरात के शिष्य थे। सुकरात वही जिनको यूनान में जो उनपे सबसे पहले यूनान के लोगों को भड़काने का आरोप लगा था और इस कारण से यूनान की जो सरकार थी उस समय वहां की, तो उन्होंने इसको जहर देके सुकरात को मारा गया था। और तीसरा है आपका, हमने जाना कि एथेंस उस समय काफी अशांति के चरण से गुजर रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्पार्टा के द्वारा एथेंस को पराजित किया गया था। और प्लेटो इसी की खोज में निकल पड़ते हैं कि ये जानते हैं कि जो एथेंस है वो क्यों हार गया, इसके कारणों का अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसी एवज में उन्होंने अपने सारे सिद्धांत दिए।
तीसरा हमने जाना कि प्लेटो को मेनली क्यों जाना जाता है। तो प्लेटो को जाना जाता है उनकी राजनीतिक दर्शन के कारण, क्योंकि यूनान में चाहे विश्व में जितने भी राजनीतिक सिद्धांत की जो नींव पड़ी है, जो फाउंडेशन यानी बेस इस्टेब्लिश हुआ है, वो कहाँ से शुरू होता है, वो आपका प्लेटो से ही शुरू होता है। तीसरा हमने जाना कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी माना जाता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। तीसरा हमने जाना कि प्लेटो क्या थे, आपके आदर्शवादी थे, नैतिकता पे कल्पनावादी विचारक थे कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए, इस पे बल देते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा कि उनका जो अकेडमी था वो आपका महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन था, कहाँ पे, यूनान में। अब हम देखते हैं प्लेटो की कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक आती है उनकी रिपब्लिक, जहाँ पे उनका जो आइडियल स्टेट का जो विचार था, यानी प्लेटो ने आदर्श राज्य का जो विचार दिया कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उनका जो न्याय का सिद्धांत था, और इसके अलावा शिक्षा का सिद्धांत है, और आपका साम्यवाद का जो सिद्धांत था, वो सभी प्लेटो ने किस बुक में दिए, रिपब्लिक, जो कि उनकी काफी फेमस बुक है। और इस बुक के आपके 10 पार्ट में ये बुक आपके 10 भाग में डिवाइड की गई थी, और ये एक संवाद यानी डायलॉग फॉर्म में लिखी गई थी। यहाँ पे चर्चा परिचर्चा हो रही है, बहुत सारे यहाँ पे विचारक बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सब एक दूसरे में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे विचारों पे चर्चा में लगे हुए हैं। तो जो रिपब्लिक है किस फॉर्म में लिखी गई है, तो जो रिपब्लिक है आपके डायलॉग फॉर्म में यानी संवाद के फॉर्म में लिखी गई है। दूसरी बुक आती है उनकी लॉज, जो कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का जो शासन है वो इस बुक में दिया गया है। किस बुक में, लॉ, कानून और शासन के जो नियम है जितने भी, वो सभी प्लेटो ने किस बुक में दिए, वो दिए थे आपके लॉज नामक बुक में। तीसरी आती है स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट प्लेटो की जो बुक है, यहाँ पे वो बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार में क्या क्या हो सकता है आपका, कौन सी सरकार है, जैसे राजतंत्र। दूसरा आता है राजतंत्र, मतलब एक राजा का शासन, एक कुलीन तंत्र, एक राजा का शासन। कुलीन तंत्र का मतलब होता है आपका कुछ लोगों का शासन, जहाँ पे कि कुछ फ्यू पीपल्स पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को रूल कर रहे हैं, यानी एलीट क्लास, यानी जो अभिजात्य सिद्धांत होता है, आपने पढ़ा होगा, अभिजात्य वर्ग का जो सिद्धांत होता है वो उसे कहा जाता है आपका कुलीन वर्ग। तीसरा आता है आपका लोकतंत्र, जिसे अरस्तु ने क्या बोला है आपका, भीड़ तंत्र। तो जितने भी सरकार के जो टाइप है वो सभी इस बुक में दिए गए हैं। किस बुक में, स्टेटमेंट। फिर आता है सिंपोजियम, जहाँ पे प्रेम और विचार विमर्श के बारे में बात की गई है। प्रेम और विचार विमर्श से लेकर जितने भी आइडियाज है वो सभी आपके दिए गए हैं किसमें, सिंपोजियम नामक बुक में। फिर आता है एपोलॉजी, जो सुकरात की रक्षा और सुकरात के डिफेंस में ये बुक लिखी गई थी। सुकरात के जो बचाव में ये बुक लिखी गई थी, क्योंकि प्लेटो ने सुकरात को डायरेक्ट किया था कि आप भाग जाइए। मतलब प्लेटो ने सुकरात से कहा था, जब सुकरात को मारा जा रहा था वहां पे, तो प्लेटो जेल में रखा हुआ था, तो जेल या कुछ को काल कोठरी में जो भी कहे वहां पे रखा गया था। तो प्लेटो ने कहा कि गुरुजी आप भाग जाइए, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया था। तो इस कारण से जो सुकरात के डिफेंस में जितना भी भाषण है वो अपोलॉजी नामक बुक में दिया गया था, और इसी बुक को बाद में महात्मा गांधी ने ट्रांसलेट किया था गुजराती भाषा में। तो इसी बुक को महात्मा गांधी ने किस बुक में लिखा, सत्यवीर की कथा नाम से महात्मा गांधी ने इस बुक को बाद में क्या किया था, आपका ट्रांसलेट किया गया था। किसको, एपोलॉजी को। इसके अलावा मैं कुछ अन्य बुक भी बताती हूँ आपको, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्लेटो की कौन सी बुक आती है, एपोलॉजी। रिपब्लिक काफी बाद में आती है, एपोलॉजी। यहाँ पे क्या दिया गया है, सोक्रेट डिफेंस स्पीच, यानी अपने बचाव में सुकरात का भाषण, और इसी बुक को महात्मा गांधी ने ट्रांसलेट किया था सत्यवीर की कथा से। फिर आता है आपका क्रीटो, बुक को मेनली इंग्लिश में याद करना होता है, क्रीटो। फिर आता है आपका फाइडो यानी या फीडो कहो या
फाइडो, जो भी आप इसे कह सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन। फिर आता है मीनो, मीनो। फिर आता है प्लेटो की मीनो के बाद गॉर्जियस, गॉर्जियस या जॉर्जियस जो भी कहे। गॉर्जियस के बाद आती है आपकी नेक्स्ट बुक रिपब्लिक, और रिपब्लिक के बाद आती है आपकी स्टेटमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट के टाइप के बारे में बात की गई है। और लास्ट बुक आती है आपकी लॉ। जब लॉ तब लिखी प्लेटो ने बाद में, क्योंकि जब उनके जो फिलोसफर किंग का जो आइडिया था वो बहुत सारे विचारकों ने खंडन किया था उसका, जैसे कि अरस्तु ने बोला था कि 50 साल तक कौन पढ़ेगा, इस तरह से उनका जो कि 35 साल तक पढ़ना है, उसके बाद 15 साल व्यवहारिक ट्रेनिंग लेनी है फिलोसफर किंग को। इस विचार को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि 50 साल तक कौन इंतजार करेगा कि राजा बनने का। तो इस बाद में प्लेटो ने इस बुक को, मतलब राजा जो दार्शनिक राजा का विचार था उसको फिर से रिवाइज किया था, और उन्होंने कहा कि एक फिलोसफर किंग का रूल नहीं होना चाहिए, बल्कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन को महत्वपूर्ण देना चाहिए। तो हम समझ लेते हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक है। तो सबसे पहले एसीपी, एसीपी प्रद्युमन नहीं, तो एसीपी एम एमजी, एसीपी एमजी आर एस एल। ए फॉर एपोलॉजी, जहाँ पे कि जो सुकरात के डिफेंस में जो भाषण दिया गया था। दूसरा है क्रीटो, जो की बात करती है राजनीतिक दायित्व और अवज्ञा की। तीसरी जो बुक है फाइडो, जो कि सोल के बारे में बताती है कि इमोरलिटी ऑफ सोल यानी आत्मा की अनैतिकता। और मीनो जो बुक है वहां पे उन्होंने सदाचार का जो आइडियाज था वो दिया। गॉर्जियस में उन्होंने जो आइडियाज दिया वो किसका था, विवेक का क्या महत्व है, जो जिसके पास सबसे ज्यादा विवेक होगा वही दार्शनिक राजा बनेगा। ये सभी उन्होंने गॉर्जियस नामक बुक में लिखे थे। फिर जो रिपब्लिक बुक है उनकी, जो रिपब्लिक है उसके है आपके 10 पार्ट, और ये एक संवाद फॉर्म में लिखी गई है। यहाँ पे बहुत सारे जो थिंकर है उन सबके बीच डिबेट डिस्कशन हो रहा है, जैसे कि आपका सेफालस, पॉलीमाकस, थ्रेसिमैकस, एंडीमेंटस, गुलाकॉन एंड सुकरात। सो इन सब के बीच एक डिबेट डिस्कशन चर्चा चल रही है कि न्याय क्या होगा, आदर्श राज्य क्या होगा, शिक्षा का सिद्धांत क्या होगा, साम्यवाद क्या होगा। तो इसमें डिबेट डिस्कशन चल रहे सुकरात, क्योंकि प्लेटो ने इस बुक में अपने आप को उन्होंने सुकरात की जगह रखा है। सुकरात मतलब कि अपने को रिप्रेजेंट किया है किस नाम से, सुकरात के नाम से। हर जगह जितनी भी बुक है उन्होंने खुद को सुकरात के नाम से रिप्रेजेंट किया है। फिर आती है लास्ट में स्टेटमेंट, जहाँ पे वो सरकार के प्रकार के बारे में बताते हैं। फिर लास्ट में कानून का शासन यानी फिलोसफर किंग का जो रूल है उसके बारे में बताते हैं। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है ACP MGRSL। ओके, तो एपोलॉजी बुक को महात्मा गांधी ने ही ट्रांसलेट किया था, सत्यवीर की कथा। आप जानते हैं प्लेटोस अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? तो सबसे पहले हमने जाना कि वो एथेंस की जो परिस्थितियां थी उससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि स्पार्टा ने एथेंस को फिलोपोनेशियन वॉर में हरा दिया गया था, जिस कारण से प्लेटो ये जानना चाहते थे कि ऐसी क्या कमी रह गई कि एथेंस की जो शिक्षा पद्धति है, उसकी जो न्याय व्यवस्था है, कि एथेंस हार गया स्पार्टा से। तो इसके कारणों का अध्ययन करना चाहते थे। दूसरा, वो प्रभावित होते हैं सुकरात की जो द्वंदात्मक भौतिकवाद यानी द्वंदात्मक आदर्शवाद का जो विचार है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे। द्वंदात्मक का मतलब होता है आपका, पहले तो सबसे पहले एक विचार आता है, किसी ने एक विचार दिया, सपोज किसी ने एक आइडिया दिया, इस विचार के विरोध में आपका दूसरा विचार आता है, यानी दूसरा विचार जो है इस विचार को क्रिटिसाइज करता है पहले वाले विचार को। फिर इन दोनों जो विचार है, इन दोनों विचार के बीच होता है संघर्ष, इससे बनता है आपका एक नया विचार। तो इसको हीगल ने क्या कहा, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस का जो द्वंद्व होना विचारों में, फिर एक नया विचार आना,
इसका जो आइडिया था वो उन्होंने सुकरात से लिया गया था कि तर्क की द्वंद्वात्मक पद्धति। पहले एक तर्क आया, उस तर्क के विरोध में दूसरा तर्क आया, फिर दोनों तर्कों में संघर्ष हुआ, फिर एक नया विचार बना। फिर एक ज्ञान का जो सिद्धांत है वो भी उन्होंने सुकरात से लिया है। फिर सदाचार का जो विचार है, वास्तविकता का जो सिद्धांत है, वो सभी न्याय का सिद्धांत है। लोकतंत्र के प्रति प्लेटो की जो नफरत है, क्योंकि प्लेटो लोकतंत्र से नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो एथेंस था वहां पे लोकतंत्र ही था। तो उस लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि सुकरात जैसे मतलब गुणी व्यक्ति को, सुकरात जैसे विद्वान को लोकतंत्र में रहते हुए कैसे मृत्युदंड दे दिया गया, उनके विचारों का वहां पे सम्मान नहीं हुआ। तो इस कारण से जो प्लेटो थे वो लोकतंत्र से भी काफी नफरत करते थे। तो इसका विचार भी उन्होंने सुकरात से ही आपका लिया था। फिर है दूसरा पैरामेंडिस। पैरामेंडिस के बारे में हम सभी ने सुना ही होगा। तो पैरामेंडिस से क्या लिया उन्होंने? तो पैरामेंडिस से लिया उन्होंने आइडियाज का विचार। तो पैरामेंडिस का जो आइडियाज का विचार था वो ये कहता है कि परिवर्तन की इस दुनिया में, यानी ये निरंतर जो भौतिक जगत है वहां पे जो परिवर्तन है निरंतर जारी है, जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन की दुनिया में आपका विचार ही स्थायी है, यानी योर आइडिया इज परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन आपका विचार कभी नहीं मर सकता है, यानी आइडियाज ही आपका परमानेंट है। तो परिवर्तन की इस दुनिया में विचार ही एकमात्र स्थायी है। तो प्लेटो ने अपने जो विचारों का सिद्धांत था और रूपों का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, वो सभी कहां से लिए? पैरामेंडिस से, कि विचार ही स्थायी है, इसका सिद्धांत लिया था पैरामेंडिस से। दूसरा आता है आपका हेराक्लिटिस। हेराक्लिटिस से उन्होंने कौन सा विचार लिया? थ्योरी ऑफ मोशन, यानी प्रवाह का जो सिद्धांत। प्रवाह का मतलब होता है कि भौतिक जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी आपकी भौतिक जो मटेरियल है, वस्तुएं, उन सभी में परिवर्तन होता रहता है, वो सभी में परिवर्तन जारी है। इन सभी में लगातार आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और पैरामेंडिस ने क्या कहा कि विचार ही स्थायी है, विचार आइडिया ही परमानेंट है। सब कुछ मर सकता है लेकिन आपका विचार कभी नहीं मर सकता है। किसने कहा था? पैरामेंडिस ने। और हेराक्लिटिस क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, चेंज जारी है सभी भौतिक वस्तुएं में। ओके। और उन्होंने कहा कि भौतिक वस्तुएं जो है वो निरंतर प्रवाह की ओर, निरंतर चेंज की ओर बढ़ती है। एकमात्र जो है भगवान की दुनिया, यानी ईश्वर की जो दुनिया है वही स्थिर है, वही परमानेंट है। ओके। फिर तीसरा है आपका पाइथागोरस। पाइथागोरस हम सभी ने अपने मैथ्स में सुना होगा कि जो आपका ज्यामिति में, जो आपका गणित में पाइथागोरस नाम से एक प्रमेय दी थी पाइथागोरस ने, और उस प्रमेय का नाम भी पाइथागोरस प्रमेय के नाम पर, पाइथागोरस के नाम पे पड़ा था। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरी दी थी, सोल माइग्रेशन ऑफ सोल, यानी आत्मा का स्थानांतरण, एक शरीर से दूसरे शरीर, इस तरह से जो आत्मा है उसका लगातार स्थानांतरण होता रहता है। रूपों का सिद्धांत, आत्मा का जो सिद्धांत था, जिसको बाद में प्लेटो ने कहा कि आत्मा कि जिस व्यक्ति की आत्मा में जो गुण निहित है उसी के अनुसार उसको कार्य दिया जाना चाहिए। और चौथा हमने बता दिया कि जो सुकरात था उनका द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत। तो किस किस से प्रभावित थे प्लेटो? तो सबसे ज्यादा प्लेटो प्रभावित थे आपकी एथेंस की परिस्थितियों से। फिर है आपका किससे? पैरामेंडिस से। पैरामेंडिस से उन्होंने क्या लिया? विचार का जो सिद्धांत है, योर आइडिया इज परमानेंट, यानी इस दुनिया में आपका विचार कभी नहीं मर सकता है। तीसरा है हेराक्लिटिस से। तो हेराक्लिटिस ने कि प्रवाह यानी चेंज निरंतर हो रहा है जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उसमें। तीसरा आता है आपका पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से लिया था उन्होंने आत्मा यानी सोल का जो माइग्रेशन है, आत्मा का जो स्थानांतरण है, उसका विचार। तीसरा आता है आपका सुकरात। तो सुकरात का विचार क्या था? मेनली कि भौतिकवाद यानी द्वंद्वात्मक पद्धति पे जो विचार था कि पहले एक विचार आया, पहले एक तर्क आया, उस तर्क के विरोध में दूसरा तर्क आया, फिर उन दोनों तर्कों में आपका क्या हुआ? दोनों तर्कों में डिस्कशन हुआ, संघर्ष हुआ, फिर एक नया विचार बना। फिर यहाँ पे उन्होंने लोकतंत्र के प्रति प्लेटो की जो नफरत थी, क्योंकि प्लेटो लोकतंत्र से काफी नफरत करते थे, न्याय का सिद्धांत था वो, नॉलेज का सिद्धांत, सदाचार पूर्ण ज्ञान, वास्तविकता का सिद्धांत, सभी उन्होंने कहाँ से लिए थे? आपके सुकरात से। ओके। तो ये थे प्लेटो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फिर प्लेटो थ्योरी स्टेटमेंट
आप जानते हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या था। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो प्लेटो के अनुसार सबसे पहले वर्चू ही न्याय है, यानी सद्गुण ही न्याय है। फिर दूसरा आता है, प्लेटो न्याय को कैसे डिफाइन करते हैं, दूसरा कि हस्तक्षेप न करना, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। और तीसरा आता है, जिस व्यक्ति में जिस गुण की सबसे ज्यादा मात्रा में प्रधानता है, जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण सबसे ज्यादा मात्रा में है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको कार्य मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो न्याय है। किसके अकॉर्डिंग, प्लेटो के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था उनका न्याय का विचार कि न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति अपना कार्य करे, दूसरे के कार्यों में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप ना करे। तीसरा आता है आदर्श राज्य का विचार। हम सभी ने जाना कि आदर्श राज्य का विचार कैसे डिफाइन किया, तो प्लेटो ने 3 वर्ग में इसको डिफाइन किया था। तो सबसे पहले आता है रोल ऑफ, सबसे पहले आता है आपका जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी, आदर्श राज्य। बाद में उन्होंने शिक्षा भी पद्धति भी दी कि आदर्श राज्य के को जानने के लिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि गुणों का प्रभुत्व के आधार पे उन्होंने समाज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी गुण का प्रभुत्व, जिस व्यक्ति में जिस गुण की सबसे ज्यादा प्रधानता होगी उसी को वो कार्य सौंपा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस व्यक्ति में सबसे ज्यादा विजडम, यानी जो सबसे ज्यादा विवेकशील यानी बुद्धिमान होगा, वो बनेगा आपका, जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान होगा, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, वो बनेगा रूलिंग क्लास, यानी वो करेगा आपका शासन, वो बनेगा दार्शनिक राजा। और इसकी कंपैरिजन की थी उन्होंने गोल्ड से, यानी ये सोने का व्यक्ति है, यानी गोल्ड से उन्होंने कंपैरिजन किया था कि ये शासन करेगा जिसमें सबसे ज्यादा विवेक होगा और जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान होगा, वो बनेगा आपका फिलोसफर किंग या दार्शनिक राजा। दूसरा आता है प्लेटो का, जिसमें सबसे ज्यादा करेज होगा। करेज का मतलब होता है आपका क्या, साहस। जो साहसी होगा वो कहा जाएगा आपका मिलिट्री को ज्वाइन करेगा, यानी वो बनेगा सैनिक। और सैनिक बनेगा तो क्या करेगा, देश के लोगों की रक्षा करेगा। तो देश के लोगों की रक्षा करना इसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है किसकी, सैनिक का, जिसमें सबसे ज्यादा किस गुण की प्रधानता होगी, आपकी करेज की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा साहस होगा, वो बनेगा सैनिक। तो इसके कंपैरिजन किया था उन्होंने सिल्वर से, यानी चांदी का व्यक्ति बोला था उसको, किसको, सैनिक को। ओके, फिर आता है सबसे लास्ट क्लास, जो कि जिसमें सबसे ज्यादा एपिटाइट होगा, यानी जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगी, भूख होगी, वो क्या करेगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा भूख होगी, जब भूख लगती है तो क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ओके, वो बनेगा उत्पादक, यानी वो समाज के लोगों के लिए, समाज के जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या करेगा, उत्पादन करेगा वस्तुओं का। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये किस लोहे का व्यक्ति, या इसको कहा था उन्होंने कॉपर का व्यक्ति। तो सोने का व्यक्ति कौन हुआ, तो सोने का व्यक्ति हुआ रूलिंग क्लास, जो कि राजा है, जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान होगा, जिसमें सबसे ज्यादा विजडम होगी। और दूसरा है करेज, जो कि सिल्वर चांदी का व्यक्ति होगा, जिसमें सबसे ज्यादा करेज होगा, वो देश को प्रोटेक्ट करेगा। एंड थर्ड है आपका, जिसमें सबसे ज्यादा संयम होगा एंड भूख होगी, वो बनेगा आपका रूलिंग क्लास, या रूलिंग क्लास नहीं, उत्पादक वर्ग, सॉरी, यहाँ पे वो उत्पादन करेगा समाज के लिए। और ये इसमें प्लेटो यही दिखाना चाहते थे कि जिसमें इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, इसको कहते हैं एक गुण, यानी 1 वर्चू। दूसरा आता है 1 क्लास, यानी एक क्लास, एक वर्ग और एक कर्तव्य। सो इनका जो आत्मा का सिद्धांत भी यही है कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की जितनी प्रधानता होगी, वही व्यक्ति उसका राजा, मतलब वही व्यक्ति वो काम करेगा। ओके, फिर उनकी एजुकेशन थ्योरी रिपब्लिक में जो दी गई है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो रिपब्लिक, जिसको किसने बोला कि शिक्षा पे लिखा गया सबसे बेहतरीन ग्रंथ है, उस किसने बोला, रूसो ने। जहाँ पे कि शिक्षा जो है, हम कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति में किस गुण की सबसे ज्यादा प्रधानता है, वो जानेंगे हम शिक्षा के द्वारा, यानी आत्मा के आध्यात्मिक गुणों को जानने और एक आदर्श राज्य स्थापित करने का जो साधन है वो है आपका शिक्षा। यानी आत्मा के हमको कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति में सबसे ज्यादा कौन सा गुण है, वो चलेगा आपका किसके द्वारा,
शिक्षा, तो उन्होंने शिक्षा में दोनों शिक्षा को मिश्रित किया था। किसकी शिक्षा को? एथियन शिक्षा को भी, और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी उसको भी उन्होंने उसमें डाला था, दोनों का मिश्रित किया। और उनको एक काफी समग्र, काफी बड़ी है प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है। यहाँ पे एक सामंजस्यपूर्ण कामकाज समाज की स्थापना करना चाहते थे प्लेटो अपने शिक्षा पद्धति के द्वारा। तो ये थे उनके 3 क्लास। तो सबसे पहले आता है रूलिंग क्लास, जिसमें सबसे ज्यादा विजडम होगा, जिसमें आपका क्या होगा? विजडम का मतलब होता है विवेक होगा, ज्ञान होगा, या इसको कहेंगे सोने का व्यक्ति, यानी सोना। फिर सोल्जर, जिसमें सबसे ज्यादा करेज होगा, इसको कहेंगे चांदी का व्यक्ति, यानी चांदी से कंपैरिजन किया, ऐसे याद रख सकते हैं इसका व्यक्ति वैसा। फिर है कॉपर या लोहे का व्यक्ति, व्यक्ति नहीं कहा उन्होंने, मतलब उन्होंने धातुओं से मेनली उनकी तुलना की, ये तो मैं याद करने के लिए कह रही हूँ। ओके। फिर प्लेटो केवल दार्शनिकों को ही शासन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सत्य और न्याय की समझ होती है। ओके। फिर अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, उनके जो भी विचार है आपका प्लेटो के। तो सबसे पहले हम इसकी जो समरी है एक बार लास्ट में देख लेते हैं। तो टाइम लाइन हमने देखा कि 327 से आपके 427 से 347 तक, यहाँ तो गलत हो गया। फिर प्लेटो किसके शिष्य थे? सो क्वेश्चन है आपके पास। तो प्लेटो थे सुकरात के शिष्य, और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु, STAS। सुकरात आए पहले, फिर प्लेटो आए, फिर एरिस्टोटल आए, फिर सिकंदर आए। ओके। सो राइट आंसर इज सुकरात। फिर प्लेटो फाउंडेड, यानी प्लेटो ने किसकी स्थापना की थी? लीशियम की, या अकादमी की, या पुस्तकालय की, या संसद की? तो प्लेटो ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया था, यानी शिक्षण संस्थान बनाया था? अकादमी। और अरस्तु ने बनाया था आपका लीशियम। ओके। फिर आता है आपका प्लेटो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है इन सब में? रिपब्लिक काफी इम्पोर्टेंट है, 10 पार्ट में लिखी गई है, और शिक्षा पे लिखा गया सबसे बेस्ट ग्रंथ का इसको किसने? रूसो ने। फिर है लॉज, जहाँ पे उन्होंने किसके बारे में बात की? कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ के बारे में। सिंपोजियम, जहाँ पे किसकी बात करते हैं वो? कि विवेक की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं। एपोलॉजी, जिसको सुकरात के बचाव में लिखा गया एक भाषण है इसमें, और बाद में महात्मा गांधी ने इसको ट्रांसलेट किया था गुजराती में, सत्यवीर की कथा। ओके। फिर प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा? तो उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा, कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है, आत्मा के अंदर जिस गुण में सबसे ज्यादा प्रधानता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको कार्य दिया जाना चाहिए, वही न्याय है। और ये गुण हमें किसके द्वारा पता चलेगा? ये गुण हमें पता चलेगा शिक्षा के द्वारा, यानी आत्मा के आध्यात्मिक गुणों को जानने का सबसे अच्छा तरीका है शिक्षा पद्धति। ओके। फिर आता है प्लेटो रूलर शुड बी। प्लेटो के अनुसार शासक कैसा होना चाहिए? तो दार्शनिक शासक, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? आपका विवेक होगा, और इसको किससे कंपैरिजन किया? सोना से कंपैरिजन किया। एंड जिसमें सबसे ज्यादा साहस होगा, करेज होगा, वो बनेगा आपका सैनिक, और इसकी तुलना की थी चांदी से। एंड थर्ड आता है जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? आपका प्रोड्यूसिंग क्लास, जो कि जिसमें सबसे ज्यादा भूख होगी, एपिटाइट होगा, वो समाज के लिए उत्पादन करेगा, और उसको तुलना की थी कॉपर या लोहे से। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? अपना काम करना, समानता, शक्ति और लॉ। अपना काम करना, यानी जिस व्यक्ति में जिस गुण की सबसे ज्यादा प्रधानता है, दूसरे के कामों में हस्तक्षेप ना करना, वही न्याय है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में शामिल कौन कौन से थे प्लेटो के? तो रूलर थे, सोल्जर थे, और प्रोड्यूसिंग क्लास थे उसके आदर्श राज्य में शामिल प्लेटो के। ओके। फिर आता है दार्शनिक राजा का अर्थ होता है एक कैसा शासक? धनी शासक, ज्ञानी शासक, या लोकप्रिय? तो लोकप्रिय शासक इसका आपका एग्जाम्पल है। एंड प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म इम्फेसिस, प्लेटो का जो विचार का सिद्धांत था वो किस पे बेस्ड है आपका? तो वो बेस्ड है जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उस पे बेस्ड है, कि भौतिक दुनिया निरंतर परिवर्तन की दुनिया है, यानी इस भौतिक जगत में परिवर्तन जारी है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और ईश्वर की दुनिया ही एकमात्र ऐसी दुनिया है जो स्थिर दुनिया है। एंड यहाँ पे कि विचार, यानी भौतिक वस्तुएं जो है निरंतर परिवर्तनशील है, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन आपका विचार कभी
खत्म नहीं हो सकता है। तो इसमें उन्होंने परफेक्ट आइडियाज के बारे में यानी शुद्ध विचार के बारे में विचार किया था। प्लेटो के मुख्य आलोचक कौन थे? तो प्लेटो के मुख्य आलोचक थे अरस्तु, ओके। फिर लॉक, हॉब्स, रूसो, इन्होंने भी प्लेटो की काफी आलोचना की है। तो सबसे मेनली तो ये है आपके, यहाँ पे मैंने आंसर भी मार्क कर दिए हैं हर क्वेश्चन के। तो ये थे आपके प्लेटो के बारे में उसके कुछ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमने जाना कि प्लेटो कहाँ से बिलोंग करते थे? यूनान से बिलोंग करते थे। एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने यूनान में राजनीतिक सिद्धांत की नींव डाली है, और उसी से प्लेटो से इंस्पायर होकर बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। और प्लेटो को जाना जाता है उनके आदर्श राज्य के कारण। आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, शिक्षा का सिद्धांत है, और इसके अलावा थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ केव, गुफा का सिद्धांत भी दिया। बहुत सारे सिद्धांत दिए प्लेटो ने अपने बुक में, जो कि हमारे एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। और समाज को 3 वर्ग में डिवाइड किया। न्याय क्या है? कि हर व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग काम मिले, वही न्याय है, सद्गुण ही न्याय है। और दूसरा, कोई भी किसी भी कार्य में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय है। 1 वर्क 1 पर्सन 1 ड्यूटीज का उन्होंने अपना आइडिया किया था। और बहुत सारी बुक लिखी जिसका ट्रिक था आपका ACP। बुक का ट्रिक क्या था आपका? ACP, MG और RSL। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा आती है एक सिंपोजियम, ओके। तो ये प्लेटो के द्वारा 8-9 बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लेटो के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।